साहित्यिक प्रवृत्ति के हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। शीतल जी 4 दशकों से पत्रकारिता में हैं। सत्य हिंदी के संस्थापक हैं। राज खन्ना साहब सबसे सीनियर हैं, 5 दशकों से हैं और जनसत्ता से जुड़े हैं। और इस शहर की राजनीति और यूपी की राजनीति तो होगी, लेकिन इस शहर की सुल्तानपुर अमेठी रायबरेली की राजनीति और राजनीतिक इतिहास, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, थोड़ी देर के बातचीत में लगा कि एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया है, विकिपीडिया के विकल्प हैं, उनको सब याद है। तो अब इस बातचीत के दूसरे हिस्से में सुल्तानपुर को लेकर इनका अनुमान क्या है। सुल्तानपुर की 5 सीटों को लेकर, चूंकि 5 में से 4 पर बीजेपी है, रायबरेली और अमेठी लगा हुआ है। रायबरेली की 6 सीटों में से अगर मुझे याद है 3 बीजेपी है, 2 कांग्रेस है, 1 सपा है, उसमें भी एक कांग्रेस की अदिति सिंह बीजेपी के साथ चली गई, तो 4 है। तो उन सब सीटों को लेकर क्या आकलन है, अब हम जरा इस पर बात करेंगे। शुरुआत पहले राज खन्ना साहब से करते हैं। बातचीत का ये दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट है। गाड़ी में जो मैंने बात की उससे अलग, क्योंकि वहाँ बात हम थोड़ा सुल्तानपुर के इतिहास पर कर रहे थे, अब थोड़ा वर्तमान पर आते हैं। तो आपका आकलन, प्रेडिक्शन बताइए कि सुल्तानपुर। हाँ, बातचीत मैं अमेठी से पहले करना चाहूँगा और अमेठी और रायबरेली से। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन था। उसके बाद 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी रायबरेली में, अमेठी में 1 भी सीट नहीं मिली थी। अमेठी इस मामले में फ़र्क रही है कि वो गांधी परिवार को लोकसभा चुनाव में तो जिताती रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो अपना अलग रास्ता पकड़ती है। इस बार जब कांग्रेस का और सपा का भी गठबंधन नहीं है और वहाँ पर गांधी परिवार की जीत में एक बड़ी भूमिका रहती रही है कि सपा अपना लोकसभा में उम्मीदवार नहीं लड़ाती है। तो अब जब अखिलेश यादव जी बार बार इस बात को साफ कर रहे हैं कि सपा उनके लिए, कांग्रेस के लिए सीट नहीं छोड़ेगी या उनके साथ गठबंधन नहीं करेगी, तो ले दे करके रायबरेली और अमेठी यही 2 गांधी परिवार के लिए उत्तर प्रदेश में बचे हैं क्षेत्र जहां से कांग्रेस की उम्मीदें टिकी हुई हैं। अमेठी अगर लोकसभा देखें तो वो भी नाउम्मीद हो गए। अमेठी लोकसभा भी जा चुकी है, अदिति सिंह छोड़ चुकी हैं कांग्रेस, और जहां तक मेरी जानकारी है राकेश सिंह जो कांग्रेस के दूसरे विधायक हैं वो भी छोड़ चुके हैं। तो गांधी परिवार के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा 2021 का विधानसभा चुनाव, जब रायबरेली और अमेठी 22 का विधानसभा, हाँ 22 का विधानसभा 22 में हो जाएगा। 2022 का विधानसभा चुनाव बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होगा। अब सुल्तानपुर का जहाँ तक सवाल है, कम से कम मैं तो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के पहले कोई स्थिति में नहीं हो बताने की, और मैं शीतल जी की इस बात से पूरी तौर पर सहमत हूँ कि जाति जो है वो विधानसभा के चुनाव में बड़ी भूमिका अदा करती है। सांप्रदायिक उन्माद जैसी चीज़ तो नहीं है, लेकिन पिछले 2014 के बाद से लेकर के पिछले 7 वर्षों में विभाजन जो है धार्मिक आधार पर वो ज़्यादा गहरा हुआ है, और हिंदू मतदाता जो पहले उतना मुखर नहीं होता था हिंदू के नाम पर, उसमें एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है जिसके लिए उम्मीदवार या पार्टी बहुत मायने नहीं रखती है, और वो चुनाव में अपना असर दिखाता है। एक चीज़ लेकिन मैं मानता हूँ कि शायद भाजपा ये नहीं चाहेगी, यद्यपि वो 2019 के लोकसभा चुनाव का हवाला दे सकती है। इधर आइए, थोड़ा चेहरे पर धूप आएगी। हाँ, अगेंस्ट लाइट हम लोग हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2019 के नतीजों के हवाले से कह सकती है कि सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़े तब भी हमें 70 सीटें मिली लोकसभा चुनाव में। आमने सामने का चुनाव भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में हो या सुल्तानपुर में हो, वो घाटे का साबित हो सकता है, और भाजपा ज़रूर चाहेगी कि जो अन्य दल हैं वो वोटों का बंटवारा करें, क्योंकि ये बिल्कुल अपनी बात जगह सही है कि जहां जाति का मुद्दा उठता है तो हिंदू उस तरीके से ध्रुवीकृत नहीं होता है जिस तरीके से मुस्लिम मतदाता एकजुट है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जैसा सुनाई पड़ रहा है लोगों की बातचीत से कि वो पूरी तौर पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद है। और मुझे तो सुल्तानपुर के एक आध बसपा नेताओं ने बताया कि मुस्लिम प्रत्याशी खोजने में बसपा को मुश्किल हो रही है, क्योंकि उनके यहाँ के लिए बताया जाता है कुछ और भी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं।
तो वो लोग करने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम प्रत्याशी मिलने में दिक्कत हो रही है। अब बहुत अहम बातें कही, और फिर मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो के दो हिस्से हैं। एक हिस्से जो हमने गाड़ी में बात की, जिसमें थोड़ा सुल्तानपुर का इतिहास था, राजनीतिक इतिहास, और सुल्तानपुर के 40-50 साल के नेता, और उसका जिक्र इन्होंने किया। लेकिन अब जो हम इस हिस्से में बात कर रहे हैं, उस हिस्से में सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, अगर तीनों ज़िलों की सीटों को जोड़ें तो 6, 5, 11, 4, 15 यही सीट है, 15 असेंबली सीटें हैं। और अगर सही इन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा की स्थिति चुनाव में अलग होती थी। रायबरेली में भी ऐसा हुआ पिछली बार 2012 में, अगर मुझे याद है 6 में से 5 सीटें सपा जीत गई थी, है सही कह रहा हूँ शायद। और अभी भी सपा की वहाँ 3 सीटें सपा की है, समाजवादी पार्टी की। अमेठी में तो राहुल गांधी खुद हार गए, केरला से जीते अलग बात। तो सही इन्होंने कहा कि लोकसभा में सपा उनके सामने कैंडिडेट नहीं देती थी। इन सब के बावजूद सिर्फ 2 सीटों पर जीते 2014 में, 19 में उसमें से भी एक गंवाए। अब इन 3 सीटों की बात करें शीतल जी, 3 सीटों ने 3 जिलों की, जिसमें 15 सीटें हैं, सुल्तानपुर 5, 6 रायबरेली, 6, 5, 11, 4 अमेठी, 15 सीटें। अब आप कैसे देखते हो इन 3 जिलों की, इन सीटों की? और ये इसका एक वीवीआईपी होने का इतिहास है जिसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं। जी देखिए, एनालिसिस बिल्कुल राज साहब ने ठीक की। मुझे कांग्रेस को इसमें सब में 15 में से ज़्यादा 2 सीटें नज़र आती हैं। एक तो जगदीशपुर वाली है, उसमें रनर अप थे पिछली बार। वहाँ सोशल कंपोजिशन ऐसा है, इस बार अभी जो कार्यक्रम हुआ उसमें मैं गया था तो मैंने लोगों से बात की, तो मुझे ऐसा फील होता है कि वहाँ अगर उनका कैंडिडेट सिलेक्शन ठीक रहा, और थोड़ी बहुत बिकरिंग है कांग्रेस में, लेकिन प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से लोग घरों से निकल आए। तो अगर वो सब लोग मिल के लड़ेंगे तो वो एक सीट वो शायद बचा सकते हैं, जगदीशपुर वाली। और एक आध कोई और इनमें से अब स्थानीय कारण वही कैंडिडेट की वजह से क्रिएट हो जाते हैं। वरना बाकी 13 सीटों पर 1-2 सीटों पर बसपा होगी, जो इस तरह के कारण बन जाते हैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। बाकी सब पे 11 सीटों पर कम से कम आमने सामने भाजपा और सपा ही रहेंगी। और सपा जो है यहाँ अच्छा प्रदर्शन करती रही है, अमेठी समेत। अमेठी वो सीट भी वो जीत जाते थे, और अमेठी में वो सबसे स्ट्रांग आज भी है। अमेठी जो किसकी बात सीट, अमेठी जो असेंबली सीट है उसकी बात मैं कह रहा हूँ। तो क्यों, कौन स्ट्रांग है, किसकी बात कर रहे हो? सपा की वो प्रजा, हाँ, अरे है वो स्ट्रांग। एक उनका एमएलए है, वो तो हारता ही नहीं है, गौरीगंज वाला। सही बात। और वो बहुत खर्च वर्च करता है। हाँ, तो वो अभी भी उसका मैं देख रहा था काफ़ी, मैं जब गया था वहाँ तो मैंने देखा उसका तो ज़बरदस्त प्रचार चल रहा था, हर आदमी उसका नाम ले रहा था। मुझे नहीं लगता वो इस बार भी हार सकता है। तो सपा के पास उस तरह का आधार है। और अगर बीएसपी अपना वोट अपने आप में ले जाएगी, क्योंकि उम्मीदवार तब तक उसको मिल जाएंगे, अभी वही बिल्कुल कॉस्ट का चक्कर है, मायावती जी की कॉस्ट है, उस कॉस्ट पे लोग नहीं टिकट ले रहे थे, तो कुछ रेट वेट गिरे हैं और कुछ प्रत्याशी भी बढ़ेंगे, तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो बीएसपी अगर अपना वोट ले जाएगी तो बाकी बचे वोटों में जो सोशल कॉम्बिनेशन है, मुझे लगता है कि सपा का पलड़ा इन सीटों में 15 में तुलनात्मक रूप से भारी है। अच्छा, अभी मुझे नंबर, ये तो रायबरेली की 6 सीटों में से 3 सपा के पास है, 6 सीटों में से 3 बीजेपी के पास, 2 कांग्रेस, 1 सपा। अगर हम मान लें अदिति सिंह को भी बीजेपी में, तो 4 बीजेपी में है अभी। नहीं, वही मतलब बीजेपी के एमएलए नहीं है, मतलब मैं वैसे ही मान रहा हूँ कि अब पार्टी चुके छोड़े, मैं इस तरह से मानता हूँ। तो 4 हो गई अभी अगर जोड़ लें उनको। और यहाँ रायबरेली, सुल्तानपुर में 5 में से 4 बीजेपी, अमेठी 4 में से बीजेपी की, 4 अमेठी 5 में से 4, अमेठी में 5 सीटें हैं। गौरीगंज छोड़ करके बाकी चारों विधानसभा सीटें बीजेपी के पास है, बीजेपी अमेठी के पास है। और रायबरेली में भी तो 5 ही सीटें हैं। हाँ, 5 है, 5 ही सीट है। 5 सीट में 2 कांग्रेस के पास थी और 3 सपा के पास थी। वहाँ पे भाजपा के पास सीट नहीं थी। रायबरेली में 6 सीट है शायद, एक मिनट देखो तो आप बीच में कंफ्यूज। जिले की बात करो, मैं लोकसभा की बात नहीं करो। जुड़ जाती है अमेठी वो सलोन में आ जाती है। मैं जिला बोल रहा था। अच्छा, वो सलोन में। हाँ, मैं जिला के हिसाब से काउंट कर रहा था। अच्छा, मैं जिला के हिसाब से काउंट कर रहा था। तो जिले में, रायबरेली में जिले में 6 सीटें हैं, अमेठी जिले में 4 सीटें हैं शायद। अच्छा, जिले में, मैं जिला बोल रहा हूँ। और सुल्तानपुर जिले में 5 सीटें, सही बोला मैंने? तो मैं जिला काउंट कर रहा हूँ, आप लोकसभा बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वापस लौटते। तो अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं पश्चिमी यूपी पूरा घूमा,
अब पश्चिमी यूपी में चुनाव का ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है, पोस्टर बैनर वो नहीं दिखा मुझे। लेकिन मैं अगर यहाँ देख रहा हूँ अमेठी, रायबरेली, अलग अलग इलाके, ऊंचाहार चाहे सलून, चाहे जगदीशपुर, चाहे तिलोई या सुल्तानपुर, पोस्टर बैनर एक अलग डिफरेंट माहौल दिखता है। और उस माहौल में जो एक वीडियो दिखा 2 दिन पहले जब प्रियंका गांधी राहुल अमेठी में थे या रायबरेली में थे, बहुत भीड़। तो ये भीड़ कहाँ से जुटती है? अगर लगता है जैसे शीतल जी बोल रहे हैं कि 2 सीट ही मुश्किल से मिलेगी। नहीं देखिए, मतलब भीड़ का ऐसा है, ये जो आप होर्डिंग देख रहे हैं ये सीट के टिकट के दावेदारों की है। और इस चुनाव में जब भी कोई चुनाव होता है उस समय जो रैलियां होती हैं, चाहे किसी पार्टी की रैली होती हो, उसमें टिकट के दावेदार अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अखिलेश के नाम पर अच्छी भीड़ उमड़ रही है। जहाँ तक गांधी परिवार का सवाल है, गांधी परिवार का जहाँ तक प्रश्न है, ऐसा नहीं है। अमेठी में उनके पास वोट है, उनके नाम पर लोग भी आने वाले हैं, लेकिन यह है कि वो चुनाव जिता पाते हैं कि नहीं आते हैं, इसका सवाल है। और विधानसभा चुनाव के मामले में उनका रिकॉर्ड बहुत ही पुअर रहा है। इस मामले में गांधी परिवार का अमेठी विधानसभा चुनाव में उनका साथ नहीं देती है, और उसका एक कारण भी है। उसका कारण क्या है कि आप देखिए, जैसे प्रियंका गांधी इस समय उत्तर प्रदेश में काफ़ी सक्रिय हैं, प्रियंका के लिए भीड़ भी आ रही है, लेकिन वो 21 साल की देर कर चुकी हैं, 20 साल की देर कर चुकी हैं। 1999 में जब पहली बार वो अमेठी में आई थी तो एक बड़ा नारा मशहूर हुआ था, वो आई मुस्कराई और छा गई। अमेठी आई मुस्कराई और छा गई। फिर उसके बाद हर बार अमेठी और रायबरेली के चुनाव में जब चुनाव का मौका होता था तब प्रियंका गांधी आती थी। तब लोग वहाँ के शिकायत करते थे कि दीदी आप तो सिर्फ जो है चुनाव के मौके पर आती हो। तो प्रियंका गांधी का उत्तर होता था कि मैं आऊं तो बराबर, लेकिन तब आप लोग प्रियंका ब्रिगेड, राहुल ब्रिगेड बनाने लगते हो। इस द्वंद्व से उबरने में प्रियंका गांधी ने काफ़ी वक्त लगा दिया, या गांधी परिवार ने ये फैसला करने में, और उसका नतीजा ये है कि वो अमेठी रायबरेली भी लगभग उनके हाथ से खिसक चुकी है, लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं। और विधानसभा चुनाव में भीड़ तो आप देखिए, नामांकन के लिए भी कोई प्रत्याशी हमारे सुल्तानपुर में भी जब निकलता है तो 2-4 हज़ार की भीड़ लेके आता है। ये अलग बात है कि जब मतों की गिनती होती है तो पता चलता 1200 ही वोट मिला। तो भीड़, मुझे नहीं लगता कि चुनाव के कैंडिडेट्स के डिक्लेरेशन के पहले की भीड़ जो है बहुत मायने नहीं रखती। अब वापस फिर लौटते हैं आकलन इन दोनों से। जैसे मैंने पूछा, अब आपसे भी आकलन कि अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, इन 3 ज़िलों में चुनावी नतीजों के हिसाब से किसका पलड़ा भारी, और क्या देखते हैं? ये आकलन है, इसमें नहीं, कोई वो सच है, सटीक प्रेडिक्शन ज़रूरी नहीं है। इस बार अमेठी और रायबरेली के लिए ये चुनावी प्रक्रिया नया इतिहास रचेगा, क्योंकि अभी तक सीधे मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में था। अब सपा भी आ गई है। नहीं सर, विधानसभा में बात करोगे तब तो पहले भी सपा जैसे नहीं, विधानसभा में अभी मैं 17-19 के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बीच की बात मैं कर रहा हूँ। सपा अपना कैंडिडेट नहीं देती थी। नहीं, मैं विधानसभा की बात, विधानसभा में तो ऐसी स्थिति सपा कैंडिडेट की नहीं थी। आप कंफ्यूज कर रहे हो, शायद आप लोकसभा की तरफ बात कर रहे हो। नहीं, मैं पूरे सियासी पैटर्न पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि सपा उतना, जैसे राकेश सिंह जीते हैं गौरीगंज से, तो राकेश सिंह का अपना व्यक्तिगत प्रभाव था। बाबू तेज प्रताप सिंह थे, तेजभान सिंह, वो पूरे अमेठी के मान्य नेता थे, लेकिन अब वो शिथिल हो गए हैं। जो भीड़ जुटाने का है, अभी तक आप देख लीजिए कि कैंडिडेट भीड़ जुटाता है, कार्यकर्ता थे तो उसका राजनीतिक धर्म है, लेकिन वह भीड़ जुटाना जिसमें कलेक्टर को पत्र लिखा जाए कि इतनी बसें यहाँ भेजो और भीड़ ले आओ, तो अलोकतांत्रिक तो ये हुआ ना। अगर कोई राजनीतिक दल भीड़ जुटाता है अपने नेता के लिए, तो मेरा अपना मानना है कि अमेठी और रायबरेली का आकलन कठिन है, क्योंकि वहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा। लेकिन सुल्तानपुर में जो मैंने पहले कहा कि भाजपा मेरे आकलन से 2 से अधिक सीट सुल्तानपुर के 5 विधानसभा के मामले में नहीं उसको मिलने जा रहा है। एक आख्या मैं बड़ी विनम्रता से दे दूं कि जो आपने आपत्तिजनक बात करी थी, वो मैंने गाय उसके
डाट था, माने जो बछड़े हैं, जो बछिया है, जो सांड हैं, जो नील गाय है, क्योंकि आप कहीं भैंस और भैंसा नहीं सुनेंगे कि वो छोटा जानवर में आते हैं। तो मेरा केवल कॉन्सेप्ट था। समझ गया। अब आते हैं जो आपने कहा पांडे जी कि आपके हिसाब से सुल्तानपुर की 5 सीटों में 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, अभी 4 सीटें हैं। तो 2 सीटें अगर बीजेपी की लूज कर रही है तो वो आपके हिसाब से वहाँ कौन है दावेदार? कहाँ हम आपकी मतलब बात? सुल्तानपुर की 5 में से 4 बीजेपी की है अभी। हाँ। आप कह रहे हैं 2 सीटें मिलेगी तो 2 कम हो जाएगी। हाँ, दो दो किसके खाते में जाती दिख रही है? वो सपा के। सपा की। तो अब हम सीटों पर बात कर रहे हैं, आकलन अनुमान, आप सहमत हैं इनकी बात से? ऐसा हो सकता है, इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। वो समय होगा, वही टिकट्स डिसाइड हो जाने के बाद होता है, क्योंकि बहुत सारे एमएलएज के खिलाफ एक सिंपली उनके खिलाफ वातावरण तैयार हो जाता है। अब जो टिकट हासिल करने में कामयाब होंगे उनके चुनाव कठिन हो जाएंगे, और मान लीजिए जिनके चले जाएंगे वहाँ नया चेहरा आता है तो सरल भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, उसमें दोनों ऑप्शंस हैं। लेकिन जो सिटिंग है उसका तो रिपीट चुनाव कठिन होता है नॉर्मली। तो अब ये इस पर निर्भर करेगा कि उन जो इनके पास 4 एमएलए हैं उसमें से कितने टिकट ये रिटेन करती है बीजेपी, कितने को चेंज करती है। अगर चारों रिटेन करती है तो चारों सीटें टफ हो जाएंगी बीजेपी की, तो उसमें कहने की बात ही नहीं। अब वो जीतेगी कितना वो अलग है, लेकिन टफ हो जाएंगी इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एमएलएज इस दौर में जो अभी हो गया है, वैसे लगातार होता जा रहा है कि अब चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस जो है वो सारी पावर अपने पास रखता है, किसी को कुछ नहीं देता। एमएलएज वगैरह रियाते रहते हैं छोटी छोटी बातों के लिए डीएमएसपी के यहाँ, और अपने फंड के रिलीज के लिए भी परेशान रहते हैं। अच्छा, सब खर्चे बहुत करते हैं, खर्चे बहुत बढ़ गए राजनीति में, सब कमाना भी चाहते हैं, तो वो कुल मिला के एक बड़ा द्वंद्व चलता रहता है ब्यूरोक्रेसी वर्सेस विधायिका का। वो द्वंद्व इस समय बहुत ज़्यादा था। हम में से जो भी रेगुलर फील्ड में हैं और जो कर रहे हैं वहाँ दैनिक तौर पर, वो सभी बताते हैं कि 70% विधायक, सांसद, मंत्री पीठ पीछे अपनी सरकार की खुद ही बुराई करते हुए, अपनी सरकार की और इस बात की आलोचना करते हुए कि उनकी भूमिका एकदम इन्होंने नगण्य कर दी है, जिसके बहुत सारे वीडियोस भी उपलब्ध हैं। एमएलएज वगैरह ने बोल दिया, और वो एक ने तो खुलेआम बोल दिया था, अब सपा भी ज्वाइन कर ली, तो वो सीन है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की एक कोटरी जो है पूरे स्टेट को ऑलमोस्ट ओवर पावर कर लेती है। ब्यूरोक्रेसी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा एकदम डिसअपॉइंटेड है, कर्मचारियों का भी वही हाल है। तो ये सब मिलजुल के एक सीन बनाते हैं। तो अब देखते हैं क्या होगा। अब ये बताइए खन्ना साहब, जैसे जो पश्चिमी यूपी घुमा, मैं यहाँ अभी पहली बार 3 दिन से आ रहा हूँ, तो जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। उस समीकरण को साधने की कोशिशें हर पार्टी करती भी है। यहाँ भी पश्चिमी यूपी हो, पूर्वी यूपी हो, या कोई भी हिस्सा हो, बिहार में भी वही स्थिति है। निषाद रैली अभी हुई लखनऊ में, अमित शाह और योगी ने किया। तो इस इलाके का जातीय समीकरण क्या है जो राजनीति को कैसे प्रभावित करता है? जैसे ये माना जाता है कि ओबीसी में, ये माना क्या मतलब ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाता है कि ओबीसी में यादव को छोड़ दें तो गैर यादव ओबीसी बीजेपी के साथ हैं, एससी में जाटो छोड़ दें तो गैर जाटो मेजर चंक बीजेपी के साथ है, अपर कास्ट ब्राह्मण बनिया कायस्थ राजपूत ये बीजेपी के साथ है। ये समीकरण इस इलाके में कुछ ऐसे ही है या दूसरी जगह से यहाँ कुछ डिफरेंट है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जितनी आसानी से ये गणित लगाया जाता है और बैठ करके लोग सवाल हल कर देते हैं, असल में मतदान में ऐसा होता नहीं है, और इसीलिए ज़्यादातर पूर्वानुमान गलत सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन कुछ सीट हैं जिनका, अब जैसे गौरीगंज का जहाँ का जिक्र किया, 2 बार से राकेश सिंह जीत रहे हैं, वो ठाकुर डोमिनेटेड सीट है। एक बार बसपा वहाँ चंद्र प्रकाश मिश्रा जीते थे 2007 में, तो वो उसके साथ जब हरिजन वोट जुड़ा था। पिछली बार भाजपा ने वहाँ पर स्मृति ईरानी की नाराज़गी के बावजूद जो है उमाशंकर पांडे जी को दे दिया था टिकट, और बीजेपी के ही लोगों ने वहाँ साथ नहीं दिया। तो जाति की तो अपने आप में बड़ी भूमिका है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि पार्टियों का जो मुख्य लड़ाई में होते हैं उनका कमिटेड वोट बड़ी भूमिका अदा करता है। तो चेहरा और जाति, तो अब एक तरफ जैसे विधायकों से ज़बरदस्त नाराज़गी है, बिल्कुल सही बात है, और वो हर सरकार में होता है, इस सरकार में ज़्यादा हो सकती है, वो चीज़ है। लेकिन उसके बावजूद ये कमिटेड वोट जो है, या ऐसा वोटर जो अभी बिल्कुल खामोश है, वो अंतिम समय में फैसला लेता है, और लोग नाराज़गी के साथ भी किसी के पक्ष में मतदान कर देते हैं।
तो वो जो जातीय समीकरण है वो साधने के लिए वो प्रयास सपा भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, बसपा भी कर रही है। ये बात अलग है कि जो चुनावी माहौल बन रहा है, बसपा जैसा जिसका पिछले चुनाव में 20-21% वोट था, उसके बारे में एक ये हो जा रहा है कि अब की वो मुख्य लड़ाई में नहीं है। अब अगर उसके वोट का छितराव होता है, बिखराव होता है, तो वो किसी भी पार्टी के जिसके पक्ष में जाएगा उसका लाभ होगा। लेकिन बीजेपी जो है उसकी तमाम नाराज़गी के बावजूद उसके दायरे का काफ़ी विस्तार हो चुका है। वो किसी ज़माने में रही होगी शहरियों की पार्टी, बनियों की पार्टी। जिस गांव गिराओं की बात हो रही, उस गांव में भी कमज़ोर तबके के बीच में भी उनकी पहुंच बन चुकी है। निश्चित रूप से उनसे भी नाराज़गी है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो नाराज़गी, वही मैं कह रहा हूँ कि इस सीमा तक पहुँच गई हो कि वो चुनाव में के पूर्व ये माहौल बना हो कि एक तरफा चुनाव हो रहा है। सीटों का प्रेडिक्शन वहाँ हो सकता है जहाँ एक तरफा चुनाव है। जब हम ये कहते हैं कि कड़ा मुकाबला है बीजेपी या सपा के बीच में, तो मैं तो कम से कम अपने को इस स्थिति में नहीं पाता कि कैंडिडेट्स भी डिक्लेयर नहीं हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी का मिजाज हम बैठ करके ये भांप ले कि इतनी पार्टी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। ये आपने अहम बात कही कि कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन हम अभी भांप लें तो जाहिर है कैंडिडेट बहुत मैटर करता है कि क्योंकि इलाके विधानसभा चुनाव में, लोकसभा तो चलो बड़ा चुनाव है, कई बार कहीं से आके कहीं पैरा ड्रॉपिंग के बाद भी जीतता है, लेकिन कैंडिडेट मायने रखता है। लेकिन मैं वहाँ आ रहा हूँ शीतल जी कि जैसे पश्चिमी यूपी जहाँ मैं घूमा वहीं की बात करूँ, मुझे बहुत जगह ऐसे बीजेपी के समर्थक मिलते हैं। वैसे हो सकता है बीजेपी को हराने की मंशा रखने वाले भी वैसे लोग हों, जो मिलते हैं वो कहते नहीं योगी मोदी के नाम पर कोई भी कैंडिडेट आएगा हम वोट दे देंगे। तो क्या योगी मोदी फैक्टर कैंडिडेट के चुनाव और कैंडिडेट के होने पे ज़्यादा भारी पड़ेगा या नहीं, कैंडिडेट के हिसाब से ही बहुत चीज़ें तय होगी? देखिए, ये क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का व्यवहार है। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, वहाँ का एक मूल फैक्टर है कि वहाँ मुस्लिम्स की आबादी बहुत है। बहुत जिले तो ऐसे हैं जिसमें लगभग आधी आबादी है। मुरादाबाद, रामपुर, बिल्कुल, ये सब, अमरोहा, ये सब, बिल्कुल, संभल में ज़्यादा ही है परसेंटेज। तो एक ये दोनों समुदायों में सदियों से ऐसा है, बहुत सारे कारणों से एक अंदर का द्वेष है। जैसे जातियों में होता है, जैसे गाँव में ही परिवारों में हो जाता है, उस तरह का एक द्वेष भाव है। बीजेपी इसी की खेती करती है। तो वहाँ क्या होता है कि पश्चिम में लगभग सारी जातियों के लोग या वो धर्म के आधार पर सोचते हैं पहले, वो सर्वाइवल का इशू है। बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्रंटेशन है। जैसे आप सुबह हम लोगों की अनऑफिशियली जो बात, और उसमें वहाँ पहले दंगों का भी इतिहास रहा है। उनके सारे बड़े शहरों में जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी रही है या बड़ी संख्या में रहा है, उन सब जगहों पे पहले दंगे होते थे। अभी बहुत दिनों से थोड़ा सा कम हुआ है, वरना मेरठ के दंगे जाने हिस्ट्री है पूरी, मुरादाबाद के दंगे वगैरह। तो वहाँ एक ये वैमनस्य की भावना हिंदू मुस्लिम वाली ज़्यादा बड़े रूप डोमिनेट करती है। अवध में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ भी दंगे हुए हैं, और जहाँ दंगे वंगे होते हैं उसके आसपास थोड़ा बहुत उसका असर यहाँ भी रहता है। तुलनात्मक रूप में उससे कम विभाजन है। और यहाँ दूसरा वाला मामला जो मंडल कमीशन के बाद घनत्व जिसको मिला जातियों के आधार पर, और अगड़े पिछड़े में जो विभाजन जो बिहार से आता है, उत्तर बिहार और उधर आपके यहाँ ज़्यादा है, तो वो चीज़ यहाँ कैरी ओवर होती है लखनऊ तक या सीतापुर तक, बल्कि बरेली के बॉर्डर तक। तो वो आप एक फ़र्क पाएंगे हाथरस में, मेरठ में, और वहाँ जो आप बात करेंगे, और जब आप बरेली पार करके इधर आ जाएंगे, शाहजहाँपुर क्रॉस करेंगे, एकदम आप उन चीज़ों में फ़र्क पाने लगेंगे। अब जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ वो स्थिति नहीं है जो पश्चिम का है, मतलब वो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की तरफ ये कर रहे हैं। जाहिर है पश्चिम में मुजफ्फरनगर है, वहीं कैराना है। यहाँ योगी गोरखपुर के योगी कैराना का जिक्र कर रहे थे, कई 100 किलोमीटर दूर का। 2017 के चुनाव में योगी को कैराना की तरफ ही लगाया गया था रैलियाँ करने के लिए, और हर जगह कैराना का जिक्र करते थे। कैराना से पलायन हो रहा है, कश्मीर बन रहा है। उसके पहले देखें तो मुजफ्फरनगर था 2013 में, 14 में चुनाव में। मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्या वाकई जैसा शीतल जी कह रहे हैं, उधर की स्थिति इधर की स्थिति में फ़र्क है? लोग हिंदू मुस्लिम के तौर पर कम सोचते हैं, और कम सोचते हैं तो उनके लिए फिर बाकी मुद्दे किस तरह से सोचते हैं, सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली? नहीं, आपने स्वयं
कवर किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही, कि जो एक बड़ा मुद्दा था कि वहाँ हिंदू समुदाय मुस्लिम समुदाय में किस तरीके का टकराव था, और राकेश टिकैत जब दोनों धार्मिक समुदाय का नारा एक मंच पर लगाते हैं और कई लोग ये खड़े हो के दोनों समुदाय के लोग कि अब हम कभी नहीं भिड़ेंगे, मैं अजीत जी सिर्फ कहना चाहता हूँ कि अब मैं ये तो नहीं कहूँगा, यस मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़ा लोक विवेक मत विवेक जागृत हो गया है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन का भोग साझा होता है, चाहे वो सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो। इसका धीमा प्रवेश लोकमानस में हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, कभी हम लोग 4-6 गांव में गए थे केवल गांव के समूह को समझने के लिए। एक दलित की बुढ़िया मिली, उससे मैंने पूछा कि अम्मा ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो मिल रहा है, तो वोट किसको, वोट के देबू तू कहे भैया तो का चिन्हा तही, यही लिए तो से हम बतावत ही कि खा लेना पी लेना सुन लेना जी, और कोठरिया में जाके बदल जाना जी। तो ये एक जो लोक समाज है, इसमें एक परिवर्तन भी अजीत जी आ रहा है। इसलिए मुहावरों और प्रतिमानों रूढ़ों में खांचों में आकलन नहीं हो सकता। मैं शुद्ध गांव का हूँ और मैं अभी भी अपनी खेती कराता हूँ। इतना त्रस्त है वहाँ का किसान, वो चाहे दलित के पास तो ज़मीन कम है, पिछड़ी जातियों के पास है और सवर्णों के पास है, दोनों का दर्द साझा है, दोनों का दुख एक है। पूरा का पूरा खेत चल, खाद नहीं मिल पा रही लोगों को। हमारे यहाँ से काफ़ी लोग बाहर नौकरी किए। अब आप ये कहिए कि योगी मोदी के नाम पर वहाँ, मैं एक चीज़ यहाँ आपको कहूँगा कि मोदी से उतनी नाराज़गी विधानसभा में नहीं है जितना योगी जी से है। तो जो मेरा आकलन है, पश्चिमी और पूर्वांचल इन दोनों में भाजपा को काफी नीचे जाना है। चलिए एक बात अब यहाँ आखिरी में एक सवाल। हाँ। ये जो विभाजन पश्चिम और पूरब की बात कर रहे थे आप, कि वहाँ पर जिस तरीके से धार्मिक आधार पर विभाजन है, यहाँ के इलाके मैं जानना चाह रहा था। हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि इस इलाके में निजी रिश्तों में तो विभाजन नहीं है, वो कड़वाहट है, लेकिन जो राजनीतिक नज़रिए से वोटों का विभाजन है, यहाँ पर भी है। वो ऐसा नहीं है कि वो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा यहाँ तक नहीं पहुँची है, वो माहौल यहाँ पर भी है, जहाँ पर दंगों का इतिहास नहीं है। कभी वो थोड़ा बहुत कभी कुछ हुआ होगा, लोग रहते हैं मेल जोल से उसमें, लेकिन जहाँ तक वोट का सवाल है, वोट के सवाल पर धार्मिक आधार पर विभाजन है। वो किसी को मजबूती प्रदान करता है, किसी को कमजोर करता है। चलिए अब आखिरी सवाल मैं एक तीनों से पूछता हूँ कि 2017 में बीजेपी को यूपी में 312 सीटें मिली, एनडीए को 325 सीटें, 202 सीट पर बहुमत होता है, 403 की असेंबली है। अब 2-2.5 महीने बाद जो भी चुनाव है, आपके हिसाब से, हालांकि टुकड़ों टुकड़ों में आप लोगों ने अपनी बात की, लेकिन 2017 से 2022 में क्या बदल रहा है? जो ये भी कह रहे हैं बीजेपी को नुकसान है, ये भी कह रहे हैं बीजेपी को नुकसान है, आप भी कह रहे हैं, उसका मतलब यही निकल रहा है, क्या बदल गया? नहीं, बदलता तो एक ये है कि जब सरकारें चुनी जाती हैं तो लोगों की जन आकांक्षाएँ होती हैं। वोट भले भावनात्मक मुद्दों पर दें, लेकिन जब सरकार चुनते हैं तो उसके बाद कोई भी सरकार जो अपना कार्यकाल पूरा करती है तो उससे शिकवे शिकायतें रहती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये इतिहास रहा है, बदल बदल करके लोगों ने सरकारों को देख लिया। एक तो नौकरशाही बेलगाम है बिल्कुल, वो किसी की भी सरकार रहे तो जिसकी सरकार के समय में चुनाव होगा उसका नुकसान तो उसको उठाना ही पड़ेगा। लेकिन यह है कि एक पहले बात हुई थी चेहरे की, तो चेहरा मुद्दा है, वो चेहरा पक्ष की तरफ से भी मुद्दा है। उधर अगर मोदी योगी फैक्टर हैं तो उधर अखिलेश यादव फैक्टर हैं, उधर मायावती हैं, तो चेहरों का असर पड़ेगा वोट पर। चेहरे का लाभ भी हो सकता है, चेहरे का नुकसान भी हो सकता है, यही कहना। नहीं, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यूपी प्लस योगी, यूपी के लिए योगी हैं उपयोगी, वो नारा कर रहे हैं। अखिलेश यादव अनुपयोगी बिस्ट कर रहे हैं। चेहरे आपने कहा मायावती, अखिलेश और योगी, उसमें किस चेहरे का आपको उठान ज़्यादा दिखता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो उनको जो लाभ मिलेगा वो मोदी के चेहरे पर ही मिलेगा। योगी से नाराजगी रखने वाले भी
योगी से, यानी जो भाजपा का वोटर है, भाजपा माइंडेड वोटर है, वो योगी से नाराज़गी भी रखता रहेगा तो वो मोदी के नाम पर वोट देगा। चलिए अब क्लोजिंग वही बात शीतल आपसे भी, उससे भी शीतल जी, कि 2017 में 325 वाला एनडीए, अभी आप लोग कह रहे हैं स्थिति कमज़ोर है, सर्वे भी आ रहे हैं बहुत, कई जगह कांटे की टक्कर, कुछ 5-7% हालांकि वोटों का फासला है। क्या बदल गया? एक एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं, विधायक का नॉन परफॉर्मेंस कह सकते हैं, अफसरों की नाराज़गी, लेकिन इन सब चीज़ों को क्या योगी मोदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो क्या पार्ट नहीं देगी अगले 2 महीने में, जब शमशान, कब्रिस्तान, जिन्ना, गन्ना, विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या और उसके बाद मथुरा का भी नारा केशव मौर्य का? देखिए 2017 में जब चुनाव हुआ था तो उसके पहले 2014 का चुनाव हुआ था। 2014 का चुनाव 1989 के चुनाव के बाद से पहला चुनाव था जिसमें पूर्ण बहुमत किसी एक पार्टी के पक्ष में आया था, और वो मोदी के मतलब ऐतिहासिक विकास का काल था और बहुत सारी संभावनाओं के साथ प्लस सांप्रदायिक डिवाइड के साथ वो चुनाव हुआ था। और उसमें पहली बार तकनीक का और एक संयोजित चुनाव लड़ने का जो आजकल आधुनिक तरीके हैं, ऐसा करने वाली एजेंसियों के रोल का, उन सब का मिला जुला एक संगम था। और मोदी एक ब्रांड के तौर पर लार्जर देन कैनवास हो गए थे, और अडवाणी जो उनके एक ज़माने में गुरु होते थे वो बेचारे धकेल दिए गए और कोई उनके लिए रोने वाला नहीं था। ऐसा सब हुआ था। वो हनीमून पीरियड था। उसके बाद हुए विधानसभा के बहुत सारे चुनावों में दिल्ली असेंबली को छोड़कर ज़्यादातर में भाजपा को सफलताएं मिली। और उत्तर प्रदेश में एक और चीज़ हुई थी, उत्तर प्रदेश में मंदिर वाला इशू है ही है, और जो ये परिवार है, मतलब परिवार तो क्या, लेकिन हाँ परिवार ही है, योगी जी वगैरह का। योगी जी एक अलग तरह की राजनीति करते थे इसके पहले, वो आरएसएस और उसके डर के नहीं थे, वो कुछ उससे आगे की चीज़ अपना बना के करते थे, और 5-7-10 जिलों में उनको उस तरह से जाना जाता था, एक हिंदू रॉबिन हुड की तरह से। और मतलब ये होता है ना कि जैसे एक पॉलिटिक्स अटल जी करते थे, तो उस समय अटल जी से ज़्यादा अडवाणी जी की थोड़ी सी उनको उग्र माना जाता था, उनको लोग पसंद करते थे। अडवाणी जी से ज़्यादा फिर मोदी जी हो गए, चूँकि 2002 उनके यहाँ हुआ, तो मोदी जी जो करते हैं उससे कुछ ज़्यादा तड़का लोगों को योगी जी में मिलता है, किक मिलती है एक अलग तरह की राजनीति की। तो योगी जी वो थे, तो फिर वो भी आए और मिलजुल के बहुत सारे पिछड़ी जातियों के लोगों को कॉबल अप किया गया। अध्यक्ष आपका मौर्य जी थे, और बहुत सारे पिछड़ी जाति के लोग, उनकी जाति के तो सोच ही रहे थे कि मौर्य ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और उस समय तक कोई डिक्लेयर नहीं था, तो बहुत सारे पिछड़ी जातियों के लोग एस्पिरेंट थे। लोधे राजपूत भी थे, कठियार गंगवार भी थे, और मौर्य भी थे। तो बहुत सारी पिछड़ी जातियों ने बीजेपी के पक्ष में कॉबल अप होकर वोट दिया था। 2017 का नतीजा वो है। 2019 का नतीजा वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। पुलवामा हो गया, पुलवामा से पहले तक के इलेक्शन, उस समय आप भी जानते हैं वो सर्वेक्षण क्या बता रहे थे, और पुलवामा, पोस्ट पुलवामा देश का हाल। तो अगर जैसे पुलवामा जैसी कोई चीज़ यूपी में भी हो जाए, फिर हमारी सारी बात बेकार हो जाएगी। हम बात नॉर्मल स्थिति में कर रहे हैं। लेकिन 2017 में जब 325 सीटें मिली थी तब कोई पुलवामा नहीं था। नहीं, उसके पहले 14 पुलवामा का बाप था मेरे हिसाब से। मुजफ्फरनगर 14 का जो ब्रांड था वो आया था, मुजफ्फरनगर भी, और एक ध्रुवीकरण सही, और वो समय सारी चुनाव जीत रहे थे वो। और मैंने बताया योगी का भी एक रोल था उसमें, पिछड़ी जातियों वगैरह के सब मिलजुल के 17 था, और उसने ऐतिहासिक नतीजा दिया। अब 19 में फिर जो हुआ वो मैं दूसरी चीज़ मानता हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ। अब जब 22 में है, अगर जैसे अभी चल रहा है, कोई बीच में ऐसी घटना नहीं होती जो घटना बीजेपी को किक देती है। नॉर्मल चुनाव में जैसा बंगाल में हुआ कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई, चुनाव हो गया, बिहार में हुआ कोई ऐसी घटना नहीं हुई, चुनाव हो गया, दिल्ली में हुआ था कोई ऐसी घटना नहीं हुई, चुनाव हो गया। अगर वैसे ही चुनाव हो जाएगा तब मेरा आकलन अलग है, लेकिन अगर कुछ पुलवामा टाइप कुछ हो जाता है तो मेरे आकलन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हालांकि देखिए ये यूपी का चुनाव है, लोकसभा चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी अब बात आखिरी आपसे भी वही बात आपने कहा, इस इलाके की बात की तो आपने कहा त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा, अमेठी रायबरेली शायद आपने कहा, आपने भी वही कहा बीजेपी का ग्राफ जा रहा है। लेकिन एक जो बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें आखिरी हथियार शमशान कब्रिस्तान जैसे नारे, ये गन्ना का जिक्र,
गन्ना के साथ जिन्ना का कि हम तो गन्ना के साथ हैं और जिन्ना के साथ हैं। अखिलेश यादव के मुंह से कुछ निकला नहीं कि पकड़कर वो उसको मथना शुरू किया हर रैली में। और अभी 2 महीने बाकी हैं, अभी उनकी कैंपेनिंग के वो हिस्से निकलने हैं। अभी एक पत्ता निकला, ऐसे 100 पत्ते निकलेंगे और उसमें मथुरा का जिक्र जो मैंने कहा, तो उस तरह की कैंपेनिंग का जब असर होगा तो क्या अभी जो आपको लगता है ये स्थितियां बदलेंगी कि नहीं? देखिए, फारसी की एक कहावत है कि आजमाए को आजमाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो अन्ना आंदोलन की गर्मी थी, संघ ने उसको अच्छे से इस्तेमाल किया, कांग्रेस को निस्तेज और निष्प्रभ कर दिया और आगे की कहानी का यहाँ समय नहीं है। तो दिल्ली जल रही थी आंदोलन से और उसके बाद फिर इन लोगों का जो घपले घोटाले और इनका जो आईटी ग्रुप है, इन सब ने बाकायदा काम किया। आज की तारीख में मैं पुलवामा समेत कह रहा हूँ, अब आम जनमानस को लगने लगा है कि जब चुनाव नज़दीक आएगा तो इनका नाटक शुरू होगा। जो अभ्यस्त होगा हुआ यथार्थ है जनता का, उसके बहकावे में आने वाली नहीं है। और एक सबसे बड़ा अजीज मैं आपको आधार बता रहा हूँ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तो जम के वोट दिए ही, लेकिन जो 14, 17, 19 में है, बसपा का आधार वोट गया, सपा का आधार वोट गया। क्या आप इतना घूम रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि अब इनका दलित भी कमतर होगा? पिछड़े वर्ग का बहुलांश ये सपा को जाएगा, बहुत थोड़ा बहुत इनको मिलेगा। ब्राह्मण वोट जो एक मुश्त गया था उसका भी बंटवारा होगा। तो जब जितने भी स्तर के मताधार हैं वो कम अगर किसी के हो रहे हैं तो अकेले भाजपा के। तो ये आकलन आप सहमत हैं इनसे? नहीं, वो कमल नयन जी का अपना अध्ययन है, उनका आकलन है, उससे मेरा सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। मेरी उतनी जानकारी भी नहीं है जितना उनको इन विषयों पर है। मुझे नहीं लगता है कि अभी इतनी जल्दी चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के, जबकि दोनों पक्ष अपनी पूरी क्षमता के साथ अभियान को तेज़ी देने में जुटे हुए हैं, जनता अभी आम मतदाता देख रहा है। अभी मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है जो डिसाइडिंग होता है, जिसे फ्लोटिंग वोट आप कहते हैं, वो देख रहा है। अभी जैसा शीतल जी ने कहा कि अगले 2 महीने में क्या होता है उस पर बहुत तो उस पर भी निर्भर करता है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे की घोषणा मैं समझता हूँ जल्दी होगी। अच्छा, एक सवाल, संक्षिप्त जवाब और। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यूपी में चुनाव बाइपोलर जैसी स्थिति में जा रहा है। बाइपोलर मतलब बीजेपी वर्सेस सपा। क्या ऐसी स्थिति आपको लगती है? हाँ, ये जो माहौल है, जबकि बसपा एक मजबूत पार्टी रही है, लेकिन इस 2022 के जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का जो परिदृश्य उभर रहा है, उसमें यह लग रहा है कि सपा और भाजपा का ही मुख्य मुकाबला है। और स्वाभाविक रूप से मैंने पहले भी कहा था कि भाजपा के लिए ये बहुत ही सुखद स्थिति नहीं होगी, क्योंकि जहाँ भी भाजपा का सीधे टकराव होता है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तो वहाँ पर भाजपा उतने लाभ में नहीं रहती है। लेकिन ये मान करके कि बसपा का वोट पूरी तौर पर बिखर जाएगा, कांग्रेस भी पिकअप करने की कोशिश कर रही है, तो जब चारों दल अभियान चलाए हुए हैं तो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए, नतीजों के लिए हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। आखिरी यही सवाल कि बाइपोलर चुनाव की बात हो रही है कि भाई बीएसपी को 19 सीटें, हालांकि वोट 19-20% बीएसपी का भी है, सपा का भी है, लेकिन कहा जा रहा है बीएसपी कमज़ोर दिख रही है। कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली तब जब दोनों साथ लड़े। तो क्या आपको भी बाइपोलर जैसी स्थिति दिख रही है, या सिर्फ कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि सपा और बीजेपी में मुख्य मुकाबला है? नहीं, ऐसा हो रहा है लगातार। बिहार में ऐसा हुआ, बंगाल में ऐसा हुआ, अभी जो चुनाव हो रहे हैं उनमें ऐसा अपने आप हो रहा है कि पार्टियां, जैसे बंगाल में तो सीपीएम एक ज़माने में 32 साल तक शासन में रही और उसके पास अपना एक 19-20% वोट बुरे से बुरे हाल में भी बचा हुआ था। कांग्रेस भी वहाँ कुछ पॉकेट्स में हमेशा रही थी। हम आप सब बंगाल गए हुए थे, उनकी सभाओं में 30-30, 35-35 हज़ार फुरफुरा शरीफ वाली में आ रहे थे। तो ऐसी सारी संभावनाएं थीं कि इतना पुअर उनका रिजल्ट नहीं होगा कि दोनों को मिलकर 10% वोट नहीं मिलेगा और बाइपोलर हो जाएगा इतने हद तक। वैसी ही संभावनाएं उत्तर प्रदेश में नज़र आ रही हैं, लेकिन चूंकि अभी जो ट्रेंड नज़र आ रहा है
कि लोग जो पांडे जी ने कहा वो बिलबिलाहट जो हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारे कारणों से तैयार हो रही है, और जो उतना सरफेस पे नहीं लग रही, चुनाव जितने आगे बढ़ेगा वो ज़्यादा सरफेस पे आएगी। मुझे भी ये लगता है कि ऐसा होने जा रहा है, और फिर ये चुनाव बाइपोलर ही होगा, क्योंकि जो लोग या तो खुश हैं उनसे या नाराज हैं उनसे। तो नाराज लोग ये चाहेंगे कि जो खुश हैं उनको वो चुनाव में हराएं, तो अपना वोट खराब नहीं करेंगे। चलिए, तो बहरहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो के दो हिस्से थे। एक जो हमने गाड़ी में बात की, जिसमें सुल्तानपुर अमेठी राजनीतिक इतिहास पर बात की, और वीडियो का ये हिस्सा जिसमें एक अनुमान तीनों वरिष्ठ लोगों का, जिसमें राज खन्ना साहब हैं, शीतल प्रताप सिंह हैं और कमल नयन पांडे जी हैं, इनका अपना आकलन और चुनाव में मुद्दे क्या प्रभावी होंगे या अगले 2 महीने में क्या हो सकता है, क्या दांव पेच, उसको लेकर अपना पूर्वानुमान और विश्लेषण इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। यहाँ से पार्क है राजकीय अलंकारिक उद्यान सुल्तानपुर। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।